ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र में डीटीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा। तो ऑप्शन ए टिड्डा, ऑप्शन बी भेंक, ऑप्शन सी सांप या ऑप्शन डी मवेशी। तो इनमें से इसका क्या जवाब हो जाएगा सही? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सांप। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? सांप, ऑप्शन सी। थोड़ा सा देखते हैं इसके विषय में। ये देखो, यह एक नॉन अपघटनीय होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? नॉन अपघटनीय होते हैं, जिसको 1972 में इस रसायन को प्रतिबंध कर दिया गया था, ठीक है। कौन से? डीडीटी को, ठीक है। किसको? डीडीटी को कर दिया गया था। इस जैविक रूप में नष्ट नहीं किया जा सकता, मतलब इसे जैविक रूप में नष्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस पर क्या कर दिया गया है? प्रतिबंध लगा दिया गया है। कब लगाया गया है? तो 1972 में। आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? ऑप्शन ए बबूल, ऑप्शन बी यूकेलिप्टस, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी पीपल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस क्यों नहीं है? तो इसको पीने के लिए 1000 लीटर से भी अधिक पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये वृक्ष ना पारिस्थितिकी के लिए मित्र नहीं है। आइए बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वस्थ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। ऑप्शन ए तालाब एवं दलहन, ऑप्शन बी झरना एवं नदी, ऑप्शन सी तालाब एवं नदी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तालाब एवं दलदल, ठीक है। क्या हो जाएगा? तालाब एवं दलदल। तो वहाँ पर दलहन बोल दिया था, सॉरी, उसकी जगह दलदल है, ठीक है। तो इसके विषय में थोड़ा देखते हैं। नीचे देखो, ये देखो, जल समुदाय के दो आवास होते हैं। जल समुदाय कितने आवास होते हैं? दो। पहला, जिसमें स्थिर जल आवास को लैंटिक आवास के नाम से जानते हैं। जो स्थिर जल होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो लैंटिक आवास के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे आर्द्रभूमि, तालाब, जलाशय आदि। कुआं भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, देखो, बहते जल आवास को लोन्टिक आवास कहते हैं। जो बहता हुआ जल होता है उसको क्या बोलते हैं? लोन्टिक आवास कहते हैं, जैसे नदी, ठीक है, जैसे नदी। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांतिक क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन ए इकोटाइप, ऑप्शन बी इकेड, ऑप्शन सी इपास्पियर या ऑप्शन डी इकोटोन। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इकोटोन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इकोटोन। अब देखो क्या होता है, जो जंगल में रहते हैं और जो आवास मतलब कि क्षेत्रीय उसमें रहते हैं, ठीक है, तो उनके बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो इकोटोन बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है दो भिन्न समुदाय के बीच। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्व के चक्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन सी भूवैज्ञानिक चक्र या ऑप्शन डी भू रासायनिक चक्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जैव भू रासायनिक चक्र। क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका? बी। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के रूप को जैव रासायनिक चक्र कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह अपना नेक्स्ट
क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इन पर विचार करना है, फिर उसका उत्तर देना है। देखो, फर्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजिटाम्सले ने किया था। ठीक है। सेकेंड, जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। ठीक है। 3, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। ऑप्शन 4, नियोजक अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जवाब देना है। 1 और 2 दोनों सही हैं, 1 और 3 सही है, 2 और 4 सही है, अथवा 3 या 4 सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, 1 एवं 2, 1 एवं 2 सही है। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं तीसरा और चौथा क्यों नहीं सही है, उसके विषय में थोड़ा देख लेते हैं। ये देखो, तीसरा क्यों नहीं सही है? उपभोक्ता मानव सहित परपोषी जंतु में होते हैं जो स्वपोषी पौधे द्वारा जैविक तत्वों में से अपना आहार ग्रहण करते हैं, अतः कथन 3 गलत है। ठीक है, उसमें क्या है दिया था, तो वहाँ पर वो स्वपोषी नहीं दिया था। ठीक है, अब चौथा क्यों गलत है, तो चौथा देख लेते हैं। देखो, नियोजक सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत प्रधान जंतुओं और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर नियोजित करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान यह अपना आहार ग्रहण करते हैं और जैविक तत्व की पुनर्व्यवस्था करते हैं, अतः कथन 4 गलत है। ठीक है, तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? ऑप्शन ए, एपीको आंदोलन, ऑप्शन ई, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी, चिपको आंदोलन, या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चिपको आंदोलन। ठीक है, थोड़ा सा चिपको आंदोलन के विषय में देख लेते हैं। ये देखो, चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। यह कब? 26 मार्च 1974 को गौरव देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने वृक्ष से चिपक कर खड़ी हो गई थी और पेड़ों को काटने से रोक दिया था। इसके प्रमुख आंदोलनकारी कौन थे? तो चिपको आंदोलन के थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, अब नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, तो इसके विषय में देख लेते हैं थोड़ा सा। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी के ऊपर बनाए जा रहे बहुउद्देशीय बाढ़ परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया था। ठीक है, और एपीको आंदोलन क्या है? तो एपीको आंदोलन है, यह आंदोलन दक्षिण भारत के कर्नाटक, कहाँ पर? दक्षिण भारत के कर्नाटक में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित चलाया गया आंदोलन था। ठीक है, तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पाचतंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, खाद्य श्रृंखला। ठीक है, क्या है? 1, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड, खाद्य श्रृंखला एक जाति से समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। ऑप्शन सी, खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरे द्वारा खाई जाती है निदर्शन करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ओनली 1। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ओनली 1। ठीक है, बकाया दोनों गलत है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी, गहन को क्या कहेंगे? डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? सबसे पहले किसने डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो ऑप्शन ए, ईपी ओडन्स, ऑप्शन बी, सी रॉनकियर, ऑप्शन सी, एफ.ई. क्लीमेंट्स, ऑप्शन डी, अर्निच नेस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन
डी। इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन डी। इन्होंने सर्वप्रथम कब किया था? तो ये 1973 में सबसे पहले इन्होंने डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी फुट अथवा पद छाप के माप की इकाई है। ठीक है, ऑप्शन ए भूमंडलीय हेक्टेयर, ऑप्शन बी नैनोमीटर, ऑप्शन सी हॉपस क्यूबिक फुट, ऑप्शन डी क्यूबिक टन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भूमंडलीय हेक्टेयर। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन ए भूमंडलीय हेक्टेयर। हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का सही क्रम है? ऑप्शन ए डायटम क्रस्टेशियाई हेरिंग्स, या ऑप्शन बी क्रस्टेशियाई डायटम या हेरिंग, या ऑप्शन सी डायटम हेरिंग क्रिस्टियासी, या ऑप्शन डी पहले क्रिस्टियासी होगा हेरिंग्स या डायटम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन ए। देखो, डायटम मीन क्या होता है? डायटम मीन होता है स्वपोषी। क्या होता है? स्वपोषी। ठीक है, पहले क्या आएंगे? स्वपोषी आएंगे, फिर क्रिस्टियासी आएंगे। क्रिस्टियासी क्या होते हैं? तो क्रिस्टियासी होती हैं शाकाहारी। क्या होते हैं? ये शाकाहारी में चले जाते हैं। और हेरिंग्स क्या होते हैं? तो ये मांसाहारी होते हैं। क्या है? ये मांसाहारी होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? स्वपोषी, फिर क्या होता है? शाकाहारी, फिर क्या होता है? मांसाहारी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जैववानिकी के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शन ए इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन, सेकंड ऑप्शन यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, या ऑप्शन थर्ड इसका है यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्र को प्रभावित कर है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन सी दो और तीन सही है, ऑप्शन डी एक दो और तीन तीनों सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दो और तीन दोनों सही है। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं इसके विषय में। देखो, जैववानिकी अर्थात बायोनॉमिक्स शब्द बायो तथा नॉमिक शब्द से मिलकर बना हुआ है। बायो शब्द का तात्पर्य क्या होता है? जीव अथवा जीवन, जबकि नॉमिक शब्द ग्रीक शब्द है। ठीक है, जो किससे लिया गया है? नॉमा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है ला। ठीक है, देखते हैं। देखो, बायोनॉमिक्स का अर्थ वह जीवन प्रबंध नहीं है, बल्कि जीवन के नियम समचीनी प्रतीत होता है। ठीक है, तो इसका ये एक्सप्लेनेशन रहा। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? ऑप्शन ए एकोक्लाइन, ऑप्शन डी हेलोक्लाइन, ऑप्शन सी पिक्नोक्लाइन, या ऑप्शन डी थर्मोक्लाइन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पिक्नोक्लाइन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पिक्नोक्लाइन। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय के में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। ठीक है, पिक्नोक्लाइन क्या करती है? जल प्रवणता में घनत्व की प्रवणता दिखाता है, जबकि हेलोक्लाइन किसी जल निकाय को दर्शाता है लवणता को। ठीक है, यहाँ पर क्या है? लवणता की जगह लवणता कर दीजिएगा। ठीक है, लवणता को दर्शाता है। ठीक है, जबकि थर्मोक्लाइन किसी जल निकाय के में गहराई के साथ साथ तापमान के परिवर्तन को भी प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, परितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। तो देखते हैं थोड़ा सा इसके विषय में। देखो, फर्स्ट कह रहा है अब घटक सूक्ष्म जीवियों को
सतह पर लाकर, सेकंड ऑप्शन पोषक को सतह पर लाकर, या थर्ड ऑप्शन स्थलीय जीवों को सतह पर लाकर। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ओनली सेकंड। क्या हो जाएगा? ओनली सेकंड। चलो थोड़ा इसके विषय में देख लेते हैं नीचे। ये देखो, समुद्री उत्प्रवास एक ऐसी घटना है जिसमें वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल सघन ठंडे तथा पोषक तत्वों से भरपूर जल स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों में कौन सा सही है? फर्स्ट कह रहा है ये वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्यजीव अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया था। ऑप्शन सेकंड कह रहा है इन क्षेत्रों को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना है। तो इनमें से कौन सा सही है? देखते हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, या ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों क्यों नहीं से थोड़ा सा देख लेते हैं नीचे। ये देखो, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र, इन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वहाँ पर क्या लिखा था? 72। तो क्या है? इसलिए वो गलत है। 1976 के तहत घोषित किया गया था, अतः कथन एक गलत है। समझ गया ना क्यों गलत है? तो वहाँ पर 1972, यहाँ पर 1986 के द्वारा किया गया। सेकंड क्यों गलत है? इन क्षेत्रों में रात के समय व्यावसायिक प्रयोजन हेतु वाहनों के आवागमन को विनियमित किया जा सकता है, मतलब कि आवागमन किया जा सकता है, और यह प्रतिबंध नहीं है, अतः कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी इसीलिए गलत है। अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी औषधि, ऑप्शन सी औद्योगिक उपयोग, या ऑप्शन डी पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्वहन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्वहन। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए आवासीय प्रदूषण, ऑप्शन बी विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, ऑप्शन सी अत्यधिक दोहन, या ऑप्शन डी आवासीय विनाश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आवासीय विनाश। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव विविधता दिवस का कब मनाया जाता है? ठीक है, यहाँ पर का की जगह कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 दिसंबर, ऑप्शन बी 27 जून, ऑप्शन सी 22 मई, ऑप्शन डी 30 जनवरी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 22 मई, सी ऑप्शन। ठीक है, तो थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को विश्व क्या है? यहाँ पर विजेता लिख गया है, तो यहाँ पर विजेता नहीं होगा, विविधता होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? विविधता दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व के कई देशों में या द्वारा 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 29 दिसंबर सन 1993 को जैव विविधता, ठीक है, अधिनियम पर प्रभावी हुआ था। ठीक है, तो इसका ये एक्सप्लेनेशन रहा। आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकती है? ऑप्शन ए भूमंडलीय तापन, ऑप्शन ए प्राकृतिक वास का विखंडन, ऑप्शन 3 विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, या ऑप्शन 4 शाकाहारी को प्रोत्साहन। तो कौन हो सकता है संकट? तो देख लेते हैं जैव विविधता के लिए। ये देखो, ऑप्शन 2 और 3
ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी 1 और 2। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1, 2 और 3। ठीक है। बकाया ये तो देखो, शाकाहारी को प्रोत्साहन करेंगे तो जैव विविधता के लिए वो प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है, उसके लिए हानिकारक सिद्ध नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं अपना आज का अंतिम क्वेश्चन। ये रहा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। ठीक है, पूर्वी हिमालय एक, सेकंड है पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, तीसरा है उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें बताना क्या है, तो उपरोक्त में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन सा है, देखना इसको। देखो, ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी 2 और 3, या ऑप्शन डी 1, 2 और 3, ये सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए ओनली 1। ठीक है, इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन ए ओनली 1। तो ये रहा आज का हमारा सेशन। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो